हेलो दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्टडी माय वे में। जैसा कि दोस्तों अपन सब जानते हैं कि अपन ने क्या कर रखा है, जो जनरल स्टडीज़ के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, चाहे इंडियन हिस्ट्री हुई, इंडियन ज्योग्राफी हुई, इंडियन पॉलिटिक्स हुई, जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं, एनवायरनमेंट्स होती है, जनरल साइंस होती है, उन्हीं सभी की अपन ने क्या कर रही है कि एक सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है जो कि आपके सभी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों उसी सीरीज़ के अंदर अपन क्या कर रहे हैं, अभी जो इंडियन ज्योग्राफी वाला जो पार्ट है, फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, भारत के भौगोलिक प्रदेश हैं उनको पढ़ रहे थे, है ना। तो इंडियन ज्योग्राफी के अंदर जो फिजिकल की मैं बात करूं तो आज दोस्तों उसका पार्ट 5 है। तो आई होप आपने पहले के वीडियोस देख लिए होंगे, देन उसी के कंटिन्यूएशन में चल रही है चीज़ें। तो आपने वो चारों वीडियोस देख लिए होंगे। और दोस्तों वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए। शेयर करेंगे उससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स अपन से जुड़ सकेंगे और इससे सभी स्टूडेंट्स को बेनिफिट हो सकेगा। ठीक है दोस्तों, तो अपन चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो अब बात करूं मैं, अपन ने इससे पहले दोस्तों अपन ने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था, जो हिमालय पढ़ा था, हिमालय के अंदर अपन ने लास्ट टॉपिक पढ़ा था पूर्वांचल वाला हिमालय, मतलब नॉर्थ ईस्ट का हिमालय। ठीक है, अब दोस्तों अपन उसी सीरीज के अंदर आगे कंटिन्यू करते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो नेक्स्ट हेडिंग है, वो है आपका अपना हिमालय अपन ने कवर कर लिया। अब अपन कवर करेंगे उत्तर का मैदानी भाग या फिर प्लेन, नॉर्दर्न प्लेन्स। ठीक है, ठीक है। आप हिंदुस्तान का दोस्तों कोई भी एग्जाम दोगे सभी के लिए इंपॉर्टेंट है और मैं आई होप आपको चीज़ें समझ में भी आ रही होगी, देख रहे होंगे आप कि एक एक चीज़ में डिटेल में करवा रहा हूं। ठीक है, तो अब बात करते हैं दोस्तों अपन अपने टॉपिक में। अब मैं बात करूं सबसे पहले उत्तर का मैदानी भाग। उत्तर का मैदानी भाग की जैसे मैं बात करूं दोस्तों, ये अपना इस तरीके से, ये यहाँ पे अपना राजस्थान वाला भाग, इस तरीके से जो अपना ये इंडिया है अप्रॉक्स, तो ये अपना हिमालय था पूरा, है ना। ये अपना हिमालय, फिर क्या हुआ, यहाँ से नदियाँ आई। अब नदियों ने क्या किया, इस इलाके में मैदान का भाग किया, मतलब वहाँ से क्या मिट्टी लेके आई, अवसाद का जमा हुआ और यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हुआ, किसका निर्माण हुआ, मैदान का। तो इस भाग को बोलते हैं उत्तर का मैदानी भाग। तो अगर मैं बात करूं इसका निर्माण कैसे हुआ, निर्माण हुआ दोस्तों अवसाद के निक्षेपण से, मतलब जो नदी अपने साथ मिट्टी वगैरह अलग अलग चीजें लेके आई, उसके निक्षेपण से इसका जमा हुआ। अगर मैं बात करूं इसकी 3 इंपॉर्टेंट नदियां हैं, एक तो सिंधु, एक गंगा और एक ब्रह्मपुत्र। इन 3 नदियों ने इस मैदान का निर्माण किया। सिंधु की बात करूं ये इधर सिंधु, गंगा की बात करूं इधर वाला क्षेत्र, और ब्रह्मपुत्र की बात करूं तो ये वाला क्षेत्र। इन तीनों ने मिलकर बड़ी जो नदियां हैं, इन्होंने किसका निर्माण किया, इन तीनों का। तो कई बार इसको सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहा जाता है। तो अपन अपने टॉपिक में आगे लिखते हैं, तो लिखिए उत्तर के मैदानी भाग का निर्माण नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से हुआ है। ठीक है, और इसीलिए इसे क्या कहते हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदानी भाग भी कहते हैं। इसलिए इसे सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदानी भाग भी कहते हैं। ठीक है, अब मैं बात करूं दोस्तों इसके विस्तार की। इसका विस्तार कहां से कहां तक है, अगर इसके विस्तार की बात की जाए तो दोस्तों इसका विस्तार है भारत के पश्चिम से लेकर
भारत के पूर्व तक, पूरे में पूरे, और कितने किलोमीटर? 3200 किलोमीटर। तो लिखिए पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व कितना? 3200 किलोमीटर तक इसका क्या है? फैलाव है। 32 पश्चिम से पूर्व में लंबाई। ठीक है, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है। फिर अगर मैं बात करूं दोस्तों इसकी चौड़ाई की, इसकी चौड़ाई कितनी है? अगर मैं बात करूं चौड़ाई की, तो ये पूर्व में इसकी चौड़ाई थोड़ी कम है इधर के इलाके में, और अगर मैं बात करूं पश्चिम वाले इलाके में इसकी चौड़ाई ज़्यादा है। तो कितनी है लिखते हैं? चौड़ाई इसकी है 150 किलोमीटर। कहाँ पे? पूर्व में। और मैं बात करूं 500 किलोमीटर है इसकी पश्चिम में। तो अगर आपसे पूछा जाए मैदान की चौड़ाई किधर की तरफ ज़्यादा है? पश्चिम में, पश्चिम तक। ठीक है, ये हो गया। और अब बात की जाए गहराई, ये कितना गहरा है? तो दोस्तों इसकी गहराई है 1000 से 2000 मीटर, या फिर 1 किलोमीटर से 2 किलोमीटर। ठीक है, अब बात आती है ये कितने भागों में बांटा गया है? इसको दोस्तों 4 भागों में बांटा गया है, भाबर, तराई, खादर और बांगर। ठीक है, खादर और बांगर को जलोढ़ मृदा भी कहते हैं। अब आगे अपन उसके बारे में डिटेल में एक एक चीज पढ़ेंगे। तो लिखिए उत्तर के मैदानी भाग को 4 भागों में बांटा गया है। अगर मैं पहले की बात करूं तो पहला है भाबर, ये प्रकार हैं, ये टाइप्स है ना, भाबर। नेक्स्ट वन इज तराई, थर्ड वन इज खादर, एंड फोर्थ वन इज बांगर। ठीक है, और इन दोनों को ही क्या बोलते हैं दोस्तों? जलोढ़ मृदा। इस तरीके से आप लिख लीजिए, जलोढ़ मृदा। ठीक है, ये लीजिए। ठीक है, पॉज करके भी आप चीजें लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, मैं पूरा मैप बना के बताता हूं कि भाबर कौन सा मैदानी भाग है, तराई कौन सा है, खादर कौन सा है और बांगर। तो सबसे पहले मैं अपना भारत का नक्शे के थ्रू आपको उसको बताता हूं, साथ के साथ आप बनाते जाइए। ये अपना भारत हो गया। अब मैं बात करूं तो दोस्तों ये अपना हिमालय है, महान, मध्य और निम्न हिमालय। ठीक है, इस तरीके से मैं बना लेता हूं। ठीक है, अब देखिए ये यहाँ हिमालय है, तो हिमालय से क्या होगा? नदियाँ निकलेगी। तो क्या होगी? नदियाँ निकलेगी। तो कंकड़ पत्थर वाला एक अपने साथ लेके आएंगी, कंकड़ पत्थर, मोटे मोटे कंकड़ पत्थर। ठीक है, ये बड़े बड़े कंकड़ पत्थर, फिर इसके बाद थोड़े छोटे। ठीक है, इसके बाद इसको मैं हरे से बना देता हूं। फिर इसके बाद क्या होगा? जो बहुत ही महीन मिट्टी है, बहुत ही पतली, जो बारीक, जिसको अपन एक तरीके से बजरी टाइप, जो बिल्कुल बालू टाइप मिट्टी होती है, उस टाइप की चीजें बनने लगेगी। तो ये ठीक है, इस तरीके से है ना, ये इधर। तो इसी के अंदर अपनी दोस्तों, तो अगर मैं बात करूं जो रेतीली और जो मोटी पत्थर वाली मृदा है वो क्या कहलाएगी? भाभर। ठीक है, और
फिर उसके बाद जो थोड़े छोटे कण हैं वो क्या कहलाएगी, तराई, ठीक है। और उसके नीचे जो हिस्सा है, जो सपोज मैं मानूं ये कोई नदी है, ठीक है, नदी के पास वाली मिट्टी क्या कहलाएगी, खादर, नदी के पास वाली। और जब नदी में क्या होगा, जब ज़्यादा बाढ़ टाइप आएगी तब क्या होगा, बाढ़ आ जाएगी एक बार तो वो फिर बाद में क्या होगा कि वो जो अपने पीछे मिट्टी छोड़ के चल जाएगी, तो उस जो मिट्टी का या फिर इलाका मैदान का निर्माण होगा उसे क्या बोलेंगे, बांगर, ठीक है, ये नदी। और नदी के पास में जो मिट्टी होगी वो कौन सी होगी, खादर। तो ये खादर, ठीक है। और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये होगी बांगर, बांगर, ठीक है। तो ये बात हुई अपनी। और एक डायग्राम में अब मैं बताता हूं खादर और बांगर के बारे में। अब देखिए, सपोज ये कोई नदी है ना, ये यहां पे अपनी नदी है, मान लीजिए इस तरीके से ये नदी बह रही है। तो भी नदी क्या होगा, जब भी बरसात का मौसम आएगा तो ये थोड़ी यहाँ तक आएगी नदी, तो यहाँ तक नदी आएगी। तो यहाँ पे जब जैसे बरसात का मौसम ख़त्म होगा तो ये वापस नदी यहाँ नीचे फ्लो हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो नवीन जलोढ़ मृदा, नवीन जलोढ़, जलोढ़ का मतलब होता है जल प्लस ओढ़, तो जो नवीन, जो नई मिट्टी आएगी हर बार, हर बरसात में आएगी नवीन मिट्टी, तो उसको क्या बोला गया, खादर, ठीक है। फिर क्या होगा, कभी कभी जैसे मान ले 5 साल में, 10 साल में कभी कभी इस नदी में बाढ़ आई तो ये पानी यहाँ तक भी आ जाएगा, और यहाँ पे भी क्या होगा, निक्षेपण होगा, जैसे मान लीजिए 10 साल में, 5 साल में, इस तरीके से। तो जो पुरानी जलोढ़ मृदा रहेगी उसको क्या बोलेंगे, बांगर, ठीक है। अब मेरे को बताइए ज़्यादा उपजाऊ कौन सी होगी, जो मिट्टी हर बार बदल रही है वो, या जो बहुत सालों में है, 10 साल में बदल रही है, जो हर साल बदल रही है वो रहेगी। तो ज़्यादा उपजाऊ कौन सी होगी, खादर होगी, ऑब्वियसली बात है। और बांगर थोड़ी सी कम उपजाऊ होगी। तो ये हो गई खादर और बांगर। और ये दोनों ही कौन से प्रकार की मृदा है, जलोढ़ मृदा। तो इस दोनों डायग्राम को आई होप आपने बना लिया होगा, नहीं तो बना लीजिए। ठीक है, तो अब लिखिए भाभर। सबसे पहले मैं बात करता हूं भाभर की, ठीक है। तो भाभर में लिखिए, अब यहां पे सबसे नीचे कौन सी पहाड़ी की सीरीज है, शिवालिक। तो यहां से क्या होगा, शिवालिक के गिरिपदों, शिवालिक के गिरिपदों मतलब उनके चरणों में जो सबसे पहली जो नवीन मैदान बनेंगे उनको क्या बोलेंगे, भाभर। तो लिखिए शिवालिक के गिरिपदों, गिरिपदों मतलब एक तरीके से उनके निचले भाग या चरणों में, गिरिपदों में 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी कंकड़ पत्थरों की एक पेटी दिखाई देती है। तो उसे क्या बोलते हैं, भाभर, दिखाई देती है, ठीक है। और फिर लिखिए इस भाग में हिमालय से निकलने वाली नदियाँ विलुप्त हो जाती है। अब देखो मैं एक चीज़ बताऊंगा आपको, विलुप्त हो जाती है। अब देखिए कि ये यहाँ से जो नदियाँ निकली शिवालिक के पहाड़ियों से होती हुई, अब यहाँ पे मोटे बड़े बड़े कंकर लेके आई। तो अब जब कंकर लेके आई तो नदियाँ क्या होगी, इनके नीचे से बहेगी। तो इन कंकरों की वजह से, इन बड़े बड़े कंकर पत्थरों की वजह से ये जो नदी है वो अपन को दिखाई नहीं देगी। और फिर क्या होगा, जब वो नदियाँ, अब यहाँ पे क्या बहुत ही महीन प्रकार के कंकर है, तो यहाँ से वो पुनः अपन को दिखना शुरू हो जाएगी। तो लेकिन भाभर में ये विलुप्त नदियाँ अपन को दिखाई देती है, ठीक है। तो ये लिख लीजिए आप। ठीक है, अपन आगे चलते हैं।
भाबर की बात हो गई। अब अपन बात करते हैं दोस्तों तराई की। तो लिखिए तराई में भाबर के दक्षिण में 15 से 20 किलोमीटर चौड़ी पट्टी, जिसमें नदियां पुनः प्रकट होकर अनिश्चित धाराओं में फैल जाती है ना, अनिश्चित धाराओं में फैल जाती है। ठीक है, इसलिए यह क्षेत्र, अब जब नदियां फैल जाएगी तो कैसा क्षेत्र हो जाएगा, दलदली हो जाएगा, है ना। तो यह क्षेत्र दलीय हो जाता है। ठीक है, तो ये बात हो गई अपनी इसकी। अब बात करते हैं दोस्तों दोनों। अब लिखिए नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से कौन सी मृदा का निर्माण होता है, जलोढ़ मृदा। ठीक है, जल प्लस ओढ़, जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है। अब बात करते हैं जलोढ़ के प्रकार की। जो दोस्तों जलोढ़ के दो प्रकार हैं, अभी मैंने आपको बताया था, खादर और बांगर। खादर और बांगर। खादर में लिखिए नदियों द्वारा प्रतिवर्ष अवसादों निक्षेपण से निर्मित। ठीक है, और कौन सी मृदा होगी, नवीन जलोढ़ मृदा। नवीन जलोढ़ मृदा। और उपजाऊ अधिक होगी या कम होगी, अधिक उपजाऊ होगी, अधिक उपजाऊ। ठीक है, तो ये बात हो गई खादर की। अब बात करते हैं बांगर की। नदियों द्वारा कई वर्ष पहले निक्षेपण से निर्मित। ठीक है, और ये पुरानी जलोढ़ मृदा होगी, पुरानी जलोढ़ मृदा, और कम उपजाऊ होगी इसके कंपैरेटिवली खादर के, कम उपजाऊ। ठीक है, तो ये बात हो गई दोस्तों अपना खादर के और बांगर के बारे में। और अपन ने जो मैदान का जो 4 भाग थे उन चारों को ही पढ़ लिया है कि जो कौन कौन सी मृदा होगी, और उसके अंदर खादर बांगर सारी अपन ने पढ़ लिया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करते रहिए और शेयर ज़रूर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जुड़ सकें। ठीक है, अब दोस्तों अपन बात करते हैं नया इसका उत्तर के मैदानी
मैदानी भाग का प्रादेशिक विभाजन, जैसे अपन ने हिमालय का किया था वैसे ही इस उत्तर के मैदान का प्रादेशिक विभाजन या क्षेत्रीय विभाजन अपन करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर 4 विभाजन है। एक है पंजाब का मैदानी भाग, दूसरा है राजस्थान का मैदानी भाग, तीसरा है गंगा का मैदानी भाग और चौथा है असम या ब्रह्मपुत्र का मैदानी भाग। ठीक है, तो पहला लिखिए पंजाब, दिख रहा है आपको? ठीक है, पंजाब का मैदानी भाग। दूसरा है अपना राजस्थान का मैदानी भाग। तीसरा है अपना गंगा का मैदानी भाग और चौथा है असम, जो नॉर्थ ईस्ट में है, असम या ब्रह्मपुत्र का मैदानी भाग। ठीक है, तो ये अपने 4 टाइप हैं पंजाब का मैदानी भाग। अब इनको पढ़ते हैं, कहाँ कौन सी किस में वजह से बनता है, क्या क्या है, सब कुछ पढ़ते हैं। पहले इसको लिख लीजिए आप। ठीक है, तो आप इसको लिख लीजिए। अब आगे चलते हैं अपन। ठीक है, ये बात हो गई अपने दोस्तों 4 भागों की। तो सबसे पहला अपन लिखते हैं। अब पहला क्या था अपना? पंजाब का मैदानी भाग। अब देखिए पंजाब मतलब जो 5 मैदानी नदियों से बनता हो, इसलिए पंच मतलब 5। अब देखिए इसमें नदियां 6 हैं और उसके अंदर क्या होता है कि इसमें सिंधु तथा उसकी 5 सहायक नदियां टोटल कितनी हो गई? 6 हो गई, लेकिन इसमें दोआब क्षेत्र बनते हैं 5, उसकी वजह से इसका नाम पड़ा है पंजाब। सबसे पहले इसका डायग्राम बनाते हैं अपन और आपको समझ में आ जाएगा एक एक चीज। अब देखिए सबसे पहले मैं इधर से बात करूं, ये अपनी है, दिख रहा है? ठीक है, सिंधु नदी। ठीक है, इधर से सिंधु और ये नीचे से अपनी है सतलुज। ठीक है, ये सतलुज हो गई। फिर देखिए ये यहां से एक नदी निकलती है चिनाब। चिनाब नदी, और इधर से एक नदी है व्यास। ठीक है, ये व्यास। फिर इधर बात करूं, यहां से नदी है झेलम। झेलम नदी की बात करी थी अपन ने पहले, झेलम। और इधर से एक नदी आती है इस तरीके से, रावी नदी। ठीक है, ये हो गई अपनी रावी नदी। ठीक है, अब क्या हुआ, इसके अंदर 5 क्या हुए? दोआब क्षेत्र। दोआब क्षेत्र का मतलब होता है कि 2 नदियों के बीच का जो क्षेत्र होगा वो क्या कहलाया? अपना दोआब। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी नदियां हुआ? सिंधु प्लस पंचनद। सिंधु प्लस पंचनद। पंचनद कौन सी हो गई? झेलम, चिनाब, रावी, व्यास या सतलज। तो कौन सिंधु के अलावा कौन सी 5 नदियां हैं? तो क्या कहलाए? पंजाब। ठीक है, सिंधु के अलावा पंचनद कहते हैं इसको, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। तो एक दोआब क्षेत्र यहां बना, इस दोआब क्षेत्र को कहा सिंध सागर। क्या कहा? सिंध सागर। एक ये यहां बना, इसको कहा गया चाज दोआब। ठीक है, फिर एक इधर बना, इसको कहा गया रचना दोआब। ठीक है, चौथा ये यहां बना, इसको बोला बारी दोआब। ठीक है, और 5वां ये बना, ये यहां पे इसको बोला बीस्ट। ठीक है,
बीस्ट दोआब। तो आपको ध्यान रखना है सिंधु और झेलम, क्वेश्चन कैसे आएगा, सिंधु नदी और झेलम बीच के बीच में कौन सा दोआब बना, सिंध सागर। झेलम और चिनाब के बीच में चौज दोआब। चिनाब और रावी के बीच में रचना दोआब। रावी और व्यास के बीच में बारी, और व्यास और सतलज के बीच में बिस्ट। ठीक है, इसको आप इस तरीके से याद कर, सिंधु सिंध, ठीक है, ये तो याद हो गया। झेलम और चिनाब, इसका च ये यहाँ पे आ गया। चिनाब और रावी, इसका र यहाँ पे आ गया। रावी और व्यास, व्यास से ब्यारी है ना, व्यास और सतलज है ना। अब इसमें बीस्ट, तो बीस्ट, अब इसका कोई लॉजिक नहीं है, इसको आपको इस तरीके से याद होगा कि 4 तो ये हो गए और बीस्ट ये हो गया। ठीक है, तो इस डायग्राम को आप बना लीजिए। अब लिखिए, पंजाब का मैदानी भाग सिंधु तथा उसकी 5 सहायक नदियों, या जिसे क्या कहते हैं पंचनद, सहायक नदियों से हुआ है। तो पंजाब का मैदानी भाग का निर्माण कैसे हुआ है, सिंधु तथा उसकी 5 सहायक नदियों से हुआ है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो लिखिए, तो इसको इस तरीके से लिखिए, सिंधु नदी प्लस पंचनद। ठीक है, अब पंचनद में क्या क्या आ जाएगा, पहला झेलम, सेकंड चिनाब, तीसरा रावी, और चौथा झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, और अपना 5वां सतलुज। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं अपन फटाफट। अब एक तरफ आप इधर नदियां लिख लीजिए, और इधर दोआब क्षेत्र। ठीक है, तो इधर लिखिए सिंधु झेलम, तो ये कौन सा दोआब हो गया, सिंध सागर। दूसरा चिनाब तथा झेलम, इसके बीच में कौन सा होगा, चाज दोआब। तीसरा है रावी तथा चिनाब, इसके बीच में कौन सा हो गया, रचना दोआब। चौथे की बात करें तो वह है व्यास तथा रावी, तो ये हो गया बारी दोआब। 5वां है व्यास तथा सतलुज, और ये हो गया अपना बीस्ट दोआब। ठीक है, ठीक है, तो अपन ने पहले की बात कर ली, पंजाब का मैदानी भाग। अब अपन सेकंड नंबर वाले की बात करते हैं। सेकंड का क्या है, गंगा का मैदानी भाग। तो
तो अब देखिए अपन इसका डायग्राम के थ्रू इसको पढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से है। अब देखिए सबसे पहले जैसे गंगा का मैदानी भाग जो अपनी कोई भी नदी निकली तो सबसे पहले क्या होगा, एक मोटे कंकड़ पत्थरों का एक हिस्सा टाइप बनेगा, फिर क्या होगा एक रेतीली मिट्टी टाइप बनेगा, फिर क्या होगा गाद सिल्ट, मतलब जो पतली और जो सिल्ट टाइप की जो मृदा होती है फिर वो उसका निर्माण होगा, फिर उससे भी मिहीन और पतली और बहुत ही छोटे उसकी मिट्टी का निर्माण, तो उसको बोलेंगे चिकनी मिट्टी या दोमट। तो इसमें लिखते हैं इधर, ये हुई रेतीली मिट्टी, इसको बोला गाद या फिर सिल्ट, इसको बोला गया चिकनी मिट्टी या दोमट मृदा। ठीक है, और इधर फिर ये फाइनली डेल्टा का निर्माण करके इधर हो गया। अब रेतीली मिट्टी का निर्माण किधर होगा, जो गंगा का ऊपरी गंगा का जो ऊपरी गंगा का जो मैदान है वहां पे इसका निर्माण होगा। जैसे कि मैं बात करूं उत्तर प्रदेश है ना, तो लिखिए ये कहाँ निर्माण होगा, ऊपरी गंगा का ऊपरी गंगा का मैदान, और कहाँ होगा, उत्तर प्रदेश में। और यहाँ की अगर मैं वर्षा की बात करूँ, कितनी यहाँ पे बारिश किस में होती है ये पूछा जा सकता है आपसे, 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच में। फिर मैं बात करूँ गाद और सिल्ट का निर्माण कहाँ होगा, जहाँ मध्य गंगा का, और ये क्षेत्र कौन सा होगा, अवध से मगध तक, मतलब जो बिहार का हिस्सा है ये वाला, अवध से मगध तक। ठीक है, और आप इधर लिख भी सकते हो पूर्वी यूपी तथा बिहार, है ना। अगर मैं बारिश की बात करूं तो कितनी हो जाएगी, 100 से 300 सेंटीमीटर वर्षा का इधर होगा ऑन एन एवरेज। ठीक है, फिर देखिए जो चिकनी मिट्टी और दोमट है ये कहाँ होगा, इसको बोलेंगे निचला गंगा का मैदान। इलाका कौन सा होगा, पश्चिम बंगाल, और वर्षा कितनी होगी, 300 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा का इधर क्षेत्र होगा। ठीक है, और अगर मैं बात करूं इसकी, अगर मैं इसके उपजाऊपन की बात करूं, ऊपरी गंगा का मैदान, तो ये सबसे कम उपजाऊ होगा, और इसकी बात करें तो ये अधिक उपजाऊ है ना, अधिक उपजाऊ लिख लीजिए, मेरे यहाँ जगह कम है, और इस तरह लिख देता हूं सबसे अधिक उपजाऊ। तो सबसे अधिक उपजाऊ वाला जो क्षेत्र होगा या मिट्टी होगी कौन सी होगी, चिकनी या दोमट मिट्टी, निचला गंगा का मैदान, पश्चिम बंगाल का क्षेत्र, वर्षा कितनी होती है 300 सेंटीमीटर से अधिक, सबसे अधिक उपजाऊ क्षेत्र ये होगा। ठीक है, अब एक व्यक्ति थे डुडले स्टाम्प करके, डुडले स्टाम्प करके थे, इसने गंगा के मैदानी भाग का विभाजन किसमें किया, समवर्षा रेखा के आधार पर किया था, है ना।
तो समवर्षा रेखा जो समवर्षा रेखा का जो आधार बनाया कि ये किस व्यक्ति ने किया, ये वाला जो विभाजन है डुडले स्टाम्प। तो लिखिए इसके नीचे, इसने गंगा के मैदानी भाग का विभाजन समवर्षा रेखा के आधार पर किया। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डुडले स्टाम्प ने क्या किया, समवर्षा रेखा के आधार पर गंगा के मैदानी भाग का निर्माण किया। ये भी पूछा जा सकता है कौन से मैदान का निर्माण किया, तो कौन से का किया, गंगा के मैदानी भाग का। अगर मैं बात करूं 50 से 100 सेंटीमीटर मतलब रेतीली मिट्टी यूपी का क्षेत्र, ऊपरी गंगा का मैदान मैं बात करूं 100 से 300 सेंटीमीटर तो पूर्वी यूपी तथा बिहार का क्षेत्र, अवध से मगध तक मध्य गंगा का मैदान। फिर मैं बात करूं 300 सेंटीमीटर से अधिक पश्चिम बंगाल निचली गंगा का मैदान और सबसे अधिक उपजाऊ। तो ये बात थी अपनी गंगा के मैदान की, ठीक है। तो दोस्तों अपन ऐसा करते हैं, आज इसी वीडियो में ये इतना ही रखते हैं। आगे अपन असम का मैदानी भाग और जो अपना जो ब्रह्मपुत्र या असम का मैदानी भाग और अपना राजस्थान का मैदानी भाग है उसकी बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहे होंगे, और दोस्तों अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और जितना से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि आपको ऐसे वीडियोस अच्छे बड़े फ्री ऑफ कॉस्ट घर बैठे मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।